हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। हाँ, कैसे हो? मस्त हो? अच्छे हो? एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो अपन प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाए, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। करना अनिवार्य है, लेकिन क्यों करें? तो संकीर्ण लाभ और जो भी व्यापक उपयोगिता यदि सेवाएं और नैतिकता अपन ने सारी पढ़ी। अब अपन बात करें कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, किस फॉर्म में अपन कैसे करें, किस प्रकार अपन जैव विविधता का संरक्षण करें। तो बेटा देखिए, जैव विविधता संरक्षण की विधियां, यस, और जैव विविधता संरक्षण की जो विधियां हैं तो ये दो प्रकार की आपकी होती हैं। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा आप जानते हैं कि ये दो प्रकार की होती हैं। यह संरक्षण दो तरीके से आपका होता है, वैसे भी अपन कह सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि फर्स्ट तरीका आपका क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण। तो जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है उसको अपन कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। यस बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन, ये इसको अपन कह सकते हैं ऑन साइट, यानी जो स्थल है उसी के ऊपर, ऑन साइट। और जो आप समझ सकते हैं कि दूसरा जो तरीका होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। आप जानते हैं बेटा कि बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, ऑफ साइट। यस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो, अपन पढ़ेंगे इसमें आपका जो पहले अपन पढ़ेंगे क्या, इन सिटू स्वस्थानीय संरक्षण। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ऑन साइट। तो बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कहें कि जीवों का, इनके, है ना, सजीवों का इनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षण है। भाई जो भी जंगली जीव या जो भी जंतु जहां रहते हैं उनके पूरे प्राकृतिक आवास में, जिस नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाए तो क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटी और ऑन साइट, सजीवों का इनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षण। अच्छा सुनो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी जीव के स्थान पर संपूर्ण इकोसिस्टम, यानी बेटा पारितंत्र, है ना, संपूर्ण इकोसिस्टम को ही सुरक्षित किया जाता है। भाई कोई एक पर्टिकुलर जीव को तो लिया नहीं जाता, इसमें उसके प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षण दोगे तो आप जानते हैं कि पूरा इकोसिस्टम आ गया, कम्युनिटी, समुदाय या पारितंत्र आ गया। यस बेटा। तो किसी जीव के स्थान पर संपूर्ण इकोसिस्टम, पारितंत्र को ही सुरक्षित करने पर इस स्थान पर उपस्थित सभी स्तरों, सभी लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, सभी स्तरों की जैव विविधता को सुरक्षित किया जा सकता है ना बेटा। यानी अपन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करेंगे, किसी पर्टिकुलर को बाहर लेकर नहीं करेंगे, तो उस पूरे प्राकृतिक पारितंत्र या समुदाय का संरक्षण होगा। तो उस पारितंत्र में सभी स्तरों पर जो जैव विविधता है उस सभी का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि
एक जंगल में कुछ टाइगर हैं, है ना, या एक टाइगर मान लो चाहे, तो कुछ टाइगर के संरक्षण के लिए पूरे जंगल मतलब फॉरेस्ट का संरक्षण। अब बेटा देखो इसमें क्या हो जाएगा कि एक टाइगर या कुछ टाइगर के संरक्षण के लिए आप पूरे वन को, पूरे जंगल को ही सुरक्षित कर रहे हो, तो वहां पर उस पारितंत्र में प्रत्येक स्तर पर जो जैव विविधता है सभी सुरक्षित हो जाएगी। पहले लेवल पे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उत्पादक प्लांट्स है वहां पर। फिर कौन हो सकते हैं वहां पर, जैसे शाकाहारी जंतु, हिरण ही हो सकते हैं, उनको भी संरक्षण मिल गया। फिर आप जानते हैं कि मध्यम मांसाहारी और फिर वो टाइगर, तो वो पारितंत्र पर हर लेवल की जैव विविधता को वहां पर क्या मिल गया, संरक्षण। तो ये आपका क्या होता है, इन सिट्यू या ऑन साइट। यस बेटा, और यह संरक्षण की अच्छी विधि है, प्रकृति के लिए अच्छी है, आप जानते हैं इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, संतुलन के लिए अच्छी है, क्योंकि समस्त स्तरों की जैव विविधता यहाँ पे सुरक्षित हो रही है। यस बेटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बेटा जैव विविधता कोई एक देश का तो काम है नहीं, बात को समझ रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि देश में भी जैसे मान लो किसी जिले का, राज्य का या फिर किसी देश का तो काम है नहीं। हाँ, भारत में जो जैव विविधता अपन अपना संरक्षण करेंगे तो बेनिफिट होगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेगा तो उससे अपन को बेनिफिट नहीं, नुकसान ही होगा, क्योंकि पूरे विश्व की जैव विविधता सुरक्षित होनी चाहिए। तो पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने सबको समझाया भाई आपको संरक्षण करना चाहिए, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए कि ऐसा तो है नहीं कि एक छोटा सा क्षेत्र 1-2 किलोमीटर का की बाउंड्री कर दो और पुलिस प्रशासन लगा दो वहां पे और भाई कोई जैव विविधता को नहीं छेड़ेगा। अब आप जानते हो कि पूरे विश्व की जैव विविधता को बचाना है तो ये मामूली काम नहीं है। फिर देखो कुछ देश क्या है जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, शुरू में जब वो अपना डेवलपमेंट करते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हाईवे, या बहुत बड़ा डेवलप, वहां तो मिट्टी का कण भी नहीं होता है, बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती है, तो उन्होंने अपने डेवलपमेंट में, विकास में संरक्षण को टकराव माना। उनके विकास में सामने जंगल भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको उन्होंने हटा दिया। तो बाद में पता चला कि ये विकास किसके लिए कर रहे हैं, अगर जैव विविधता की स्थिति ऐसी होती रही तो कुछ ही वर्षों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कुछ पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने या जो वर्गीय वैज्ञानिकों ने समझाया कि भाई ये बहुत जरूरी है। अब देखिए कि भाई स्वस्थानी संरक्षण करें अपन, लेकिन पहले प्राथमिकता किन स्थानों को दें। तो स्वस्थानी संरक्षण तकनीकी प्राथमिकता की कसौटी के आधार पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, पारिस्थितिक वैज्ञानिक था ब्रिटेन के, उन्होंने कंसेप्ट दिया कि इन क्षेत्रों की तो आप पहले करो कम से कम। तो देखिए बेटा कि वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊं कि वो आपके क्षेत्र क्या होते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी बेटा अपन कहें कि जैव विविधता के तप स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल। अब ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। अब बेटा हॉटस्पॉट रीजन तो देखो हर चीज में होता है, हॉटस्पॉट रीजन तो आपका हर चीज में होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैसे पिकनिक के हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, जैसे सिक्किम में कोचिंग ही ज्यादा थे, यहाँ कोचिंग का हॉटस्पॉट हो गया। लेकिन अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या हो गया कि जहां जैव विविधता उच्च हो। लेकिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जैव विविधता के तप स्थल का जो कंसेप्ट है, संकल्पना किसने विकसित की, नॉर्मन वेयर, यानी ब्रिटेन के पारिस्थितिक वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर ने यह संकल्पना प्रस्तावित की। बेटा ब्रिटेन के पारिस्थितिक नॉर्मन मेयर ने 1988 में स्वस्थानी संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता नामित करने के लिए कि किन क्षेत्रों का सबसे पहले स्वस्थानी संरक्षण किया जाए, उसके लिए इन्होंने ये
बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जैव विविधता के तप्त स्थल संकल्पना प्रस्तावित की थी। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको कि इन जैव विविधता के तप्त स्थलों में की क्या विशेषताएं होती है, या जैव विविधता के तप्त स्थलों को निर्धारण करने के लिए मूल कसौटी क्या है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, नॉर्मन मेयर के अनुसार अपन वही कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बेटा, ये बाद में स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मन मेयर के अनुसार हॉटस्पॉट क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए मूल कसौटी, यानी क्या क्या गुण इन क्षेत्रों में होने चाहिए, वो मूल कसौटी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से समझ रहे हो। तो आप जानते हैं कि तप्त स्तर का निर्धारण करने के लिए जो मूल कसौटी क्या है, तो देखो बेटा, सबसे पहली मूल कसौटी जो आपका है वो है क्षेत्रिकता या स्थानिकता। स्थानिकता का मीन आप जानते हैं कि एंडेमिज्म होता है, एंडेमिज्म। यस बेटा, तो क्षेत्रिकता स्थानिकता यानी कुछ ऐसी जातियां जो यहीं पाई जाएं, अन्यत्र कहीं नहीं हो। तो इन जैव विविधता क्षेत्रों में एंडेमिक स्पीसीज की उपस्थिति, एंडेमिक स्पीसीज की उपस्थिति उच्च होनी चाहिए, यानी स्थानिक जातियों की प्रतिशतता उच्च होनी चाहिए, है ना। एंडेमिक स्पीसीज वो होती है कि वे जातियां जो वहीं पाई जाती हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू हैं, या और भी एग्जांपल दूंगा मैं। यस बेटा, यानी इन जैव विविधता क्षेत्रों में कौन सा गुण होना चाहिए, हाई एंडेमिज्म, बोले तो उच्च स्थानिकता, उच्च स्थानिकता, ये गुण होना चाहिए पहला। तो यानी एंडेमिक स्पीसीज मतलब स्थानिक जातियां जो यहीं और अन्यत्र कहीं नहीं है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पादप स्थानिकता, क्योंकि ये पादप स्थानिकता प्राथमिक कसौटी है, क्योंकि पौधे ही अन्य प्रकार के अधिकांश जीवन को धारण करते हैं। पौधे होंगे तो, अगर भरपूर पौधे होंगे तो सारी विविधता भरपूर होगी। बात को समझे। या जैसे मैं इसमें और एग्जांपल दूं आपको कि देखो बेटा, कि यहां मैं आपको समझा भी दूं कि हाई एंडेमिज्म यानी स्थानिक जाति क्या होती हैं, है ना। तो ऐसी जातियां जो इन्हीं क्षेत्रों, वे जातियां जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में मिलते हैं, अन्य स्थानों पे नहीं। वे जातियां जो विशिष्ट क्षेत्रों पे ही मिलती हैं, फिर अन्यत्र कहीं नहीं, अन्यत्र कहीं नहीं। यस यस बेटा, तो ये देखना पड़ता है कि यहां उच्च स्थानिकता है कि नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहां पर आपके सामने देता हूं, जैसे वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट पर एम्फीबियन जातियां की जो विविधता, या फिर एम्फीबियन जातियां जो है ना बेटा, तो मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न घाट में कई एम्फीबियन स्पीसीज एंडेमिक हैं, जो विश्व में और कहीं पर नहीं है। तो मैं कहूं कि वेस्टर्न घाट पर कई उभयचर जातियां, कई एम्फीबियन जातियां एंडेमिक हैं, स्थानिक हैं, यानी वहां एम्फीबियन जातियों की सबसे विविधता। इसका मतलब वेस्टर्न घाट पर कई एम्फीबियन जातियां स्थानिक हैं, वे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बात को समझ रहे हैं।
तो उच्च स्थानिकता होनी चाहिए हॉटस्पॉट रीजन में, पहली बात, और इनमें उच्च स्थानिकता थी, ऐसे क्षेत्र उन्होंने चिन्हित किए। दूसरा गुण या दूसरी कसौटी क्या है? स्पीसीज रिचनेस। स्थानिकता होगी तो ये भी हो जाएगा हाई स्पीसीज रिचनेस, उच्च जातीय समृद्धि। उच्च जातीय समृद्धि यानी हाई स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए। बेटा वर्षावन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, 14 से 6 पे रह गए, लेकिन 70% जातियां वही हैं, तो उनके नाश होने से पता लगा कि भाई हाई स्पीसीज रिचनेस, कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जातीय समृद्धि बहुत ही उच्च है, तो कम से कम उनको तो आप सुरक्षित करें। तो हाई एंडेमिज्म, उच्च स्थानिकता होनी चाहिए, उच्च जातीय समृद्धि होनी चाहिए। और तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण क्या है बेटा? कि इन आवासों का त्वरित ह्रास हो रहा है, तो ये त्वरित आवासीय सतही के क्षेत्र हैं, त्वरित आवासीय सतही के क्षेत्र। क्योंकि बेटा जानते हो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंदर जैव विविधता सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा लॉस भी तो उन्हीं को हो रहा है। तो त्वरित आवासीय सतही, यहां आवासों में सतही हो रही है, तो इनका संरक्षण जरूरी है। अच्छा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संकट की डिग्री उच्च है। संकट की डिग्री का उच्च का मीन क्या है? कि संकटग्रस्त जातियों का प्रतिशत ज्यादा है। अब संकटग्रस्त जातियां आपको समझा दी है, संकटग्रस्त जातियों का प्रतिशत ज्यादा है बेटा, बात को समझ रहे हैं? तो इन स्थानों का संरक्षण करना जरूरी है ना, क्योंकि वहां संकट की डिग्री उच्च है, संकटग्रस्त जातियों का प्रतिशत वहां पर ज्यादा है। बात को समझे? अब नॉर्मन मेयर ने क्या कहा कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं कि अनेक संकटग्रस्त जातियां यहां पर मिलती है, कि पूर्व में, मैं आपको बताऊं, अब यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे, कि पूर्व में पूरे विश्व में 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र थे। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा कि भी पूर्व में पूरे विश्व में 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए। यस बेटा, पूरे विश्व में 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे जो ये गुण रखते हो चिन्हित किए गए, है ना, पूर्व में। तो आप जानते हो उस समय भारत में कितने थे? भारत में 2 हॉटस्पॉट थे। एंड आप जानते हो वर्तमान में इन हॉटस्पॉट की संख्या कितनी हो चुकी है? वर्तमान में हॉटस्पॉट क्षेत्रों की संख्या 34 है, 34। ये क्वेश्चन नीट में आ गया है कि वर्तमान में कितने हॉटस्पॉट है। केवल इतना सा क्वेश्चन बेटा, इतना सिंपल क्वेश्चन आपका नीट में आया था। यस, 34 हैं, जिनमें से आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, 3 हॉटस्पॉट रीजन हैं जैव विविधता के। अब भारत में 3 कौन कौन से हैं जहां पर उच्च स्थानिकता है, बहुत सारी विविधता है, मतलब, तो भारत के जो 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो आप जानते हो वेस्टर्न घाट, और या कुछ पार्ट अदर कंट्री का श्रीलंका। तो पहला आपका है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और अपन कहें कि कुछ पार्ट श्रीलंका का, है ना, लेकिन वो इंडिया का ही वेस्टर्न घाट मैन है। यस बेटा। और उसके बाद आप जानते हैं कि बेटा कि ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और फिर आप जानते हो कि इंडो बर्मा, तो ये भारत के 3 हॉटस्पॉट रीजन हैं। यस बेटा। फिर देखो, आप जानते हैं नॉर्मन मेयर ने क्या कहा
कि ये जितने भी हॉटस्पॉट हैं, जितने भी हॉटस्पॉट, सभी हॉटस्पॉट मेयर के अनुसार, नॉर्मन मेयर के अनुसार सभी हॉटस्पॉट पूरे विश्व का 2% के लगभग, यानी 2% से भी कम, बहुत कम, यानी 1.4% एरिया क्षेत्र रखते हैं, क्षेत्रफल रखते हैं। लेकिन अगर इनको संरक्षण दे दिया जाए तो 30% तक जैव विविधता में क्षति रुक जाएगी, है ना। यानी आप जानते हैं कि इनका संरक्षण करके 30% तक जैव विविधता में क्षति को कम किया जा सकता है। बात को समझ रहे हैं आप? इसलिए आप जानते बेटा कि इन एरिया का तो कम से कम संरक्षण करो, तो स्वस्थ आने तकनीकी में इनको पहले प्राथमिकता दो। बाकी और भी कई हैं, तो फिर इंडिया में और भी इंस्टीट्यूट टेक्निक्स बनाई गई, जैसे कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क हैं, और भी अपन बात बेटा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ऐसे कई तरीके आपको बनाए गए। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि फिर इंस्टीट्यूट टेक्निक के लिए मतलब कई एरिया नेटवर्क बनाए गए, तो वो निम्न है, देखो अपन बात करते हैं। यस, तो देखिएगा बेटा कि इंडिया के अंदर फिर कई सारे तरीके अपनाए गए। यस बेटा, जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए। तो देखो कई सारे इंस्टीट्यूट संरक्षण में और भी कई सारे तरीके कि प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देना आपको। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, उसी आवास में आपको संरक्षण देना है, तो इंस्टीट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आप सबसे पहले लेते हैं जैसे बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे जो बड़े क्षेत्र हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो आप जानते हो कि स्थलीय और जलीय हो सकते हैं। यस बेटा, इसके बाद आप जानते हैं कि जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद अपन बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत सारे। यस, क्लियर। और कुछ और तरीके भी अपनाए गए कि जैसे ये आपके थे सैक्रेड ग्रूव्स या लेक, पवित्र उपवन व झीलें, पवित्र उपवन और झीलें, ये कई सारे तरीके इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट टेक्निक के बनाए गए। यस बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आप जानते हैं कि सैक्रेड ग्रूव्स, पवित्र उपवन। अब देखिएगा कि सबसे पहले अपन यहां पर लेते हैं बेटा, जैसे इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व जो 14 थे, फिर एक और खोज हुई कोल्ड डेजर्ट लद्दाख,
और फिर आप समझ सकते हैं बेटा कि अब तो मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में 19 तक हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अपन यहाँ जो हेडिंग लेते हैं वो क्या लेंगे इंस्टीट्यूट के अंदर। तो फर्स्ट अपन हेडिंग यहां लेते हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यस बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। तो देखो बेटा कि बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना है वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि इनकी स्थापना 1973 में यूनेस्को, जो एक संरक्षण संस्था है यूनेस्को, आप समझ सकते हैं। तो यूनेस्को की जो MAB प्रोग्राम है, यस बेटा, यूनेस्को के MAB, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ गया भाई। MAB प्रोग्राम के तहत की गई। अब बेटा ध्यान से सुनना कि ये MAB क्या है। MAB तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या मैन एंड बायोस्फीयर, ये फुल फॉर्म है इसकी MAB की। तो आप सुनने बेटा MAB क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यस, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इनकी स्थापना हुई थी 1973 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अकॉर्डिंग, और बाद में 1975 में इनको चालू किया गया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। तो बेटा आप जानते हो कि ये मानव इसमें समाकलित भाग होगा, इंटीग्रेटेड पार्ट होगा, ह्यूमन का इसमें इंटरफेयर होगा कुछ रीजन में। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, आप जानते हो कि इंडिया में पहले 14 बायोस्फीयर रिजर्व थे, अकेले इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व। और आप समझ सकते हैं बेटा कि IUCN की 5th कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया है ये। और आप जानते हैं 14 बायोस्फीयर रिजर्व, फिर 15th बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख था, ये लो जी, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। यस, और आप जानते हैं कि वैसे 94 देशों में 408 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 94 देशों में 408, इंडिया में भी 18 19 हो चुके हैं। यस, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और आप समझ सकते हैं बेटा कि बायोस्फीयर रिजर्व के 3 क्षेत्र होते हैं, कोर रीजन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो वहां के लोग हैं, जो कई सारे वहां के लोग हैं, वो इसके मतलब अभिन्न अंग होते हैं। यस बेटा, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़े प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा मैं आपको बता दूं कि 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर सेंटर पे आप जाएं तो आपका एक होता है कोर जोन। यस, फिर उसके बाहर अगर आप आए तो एक आपका जोन होता है ना बेटा। यानी मैं बताऊं कि सबसे पहले तो आपका क्या हो गया, कोर जोन। कोर जोन हो गया है ना, अभी बता दूंगा मैं सारे। उसके बाद आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट जोन आपका होता है, और फिर आपका जो नेक्स्ट जोन होता है ये है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है, 3 में। यस बेटा,
सबसे अंदर का जो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है कोर जोन। मान लो अपन अंदर से बाहर आएंगे तो इसको ए माने, कोर क्षेत्र। ये बेटा नो एंट्री जोन होता है, यहां किसी भी प्रकार की मानव का हस्तक्षेप या मानव की एंट्री नहीं है, किसी की भी एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका क्या होता है, कोर जोन। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं भी कि भाई आप जानते हैं बेटा कि कोर एक विविध रूप से रक्षित पारतंत्र है, किसी भी रूप से यहां पर उसकी एंट्री नहीं है। यस बेटा। फिर आप जानते हैं कि दूसरा जो जोन होता है आपका, वो ये जोन है, वो आपका है बफर जोन। बफर जोन, तो जो बफर जोन होता है, यहां मैं उसको बी बता दूं, तो बफर जोन में और तो चीजों को अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ चीजों को अपन बात रहा कि लिमिटेड एंट्री वहां पे होती है। लिमिटेड एंट्री, लिमिटेड एंट्री कैसे होती है कि यहां इस बफर जोन में जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है, एजुकेशनल टूर होते हैं, बात को समझ रहे हैं ना, एजुकेशनल टूर, यानी बेटा शैक्षणिक गतिविधियां या रिसर्च, अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। मान लो कि कोई रिसर्च स्टूडेंट हो या फिर जूनियर साइंटिस्ट हो, कुछ वैज्ञानिक हो जो रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए जाएं, तो अनुसंधान रिसर्च के लिए वहां पर एंट्री हो सकती है, तो लिमिटेड एंट्री हो गई। यस। और फिर आपका जो जोन होता है, ये जोन आपका होता है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन आपका होता है संक्रमण क्षेत्र, है ना बेटा। इस संक्रमण क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप, मानव इसका समाकलित भाग होता है, मानव हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरफेयर मान्य होता है। और जो आपका ट्रांजिशन जोन होता है, वहां ये प्रबंधन स्थानीय लोगों के बीच निरोनिक सामाजिक आर्थिक विकास का सहयोग का क्षेत्र है। यानी यहाँ खेती बाड़ी, वानिकी, मनोरंजन, है ना, छोटा मोटा, जैसे बेटा यहाँ छोटा मोटा जैसे खेती बाड़ी है, वानिकी है, या मनोरंजन के लिए कुछ बस्तियां यहां मनुष्य बना सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट और उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है कि आप यहाँ पर वृक्षों की हानि तो नहीं करोगे, लेकिन जो औषधियां या छोटे मोटे उत्पाद, लकड़ी छोटे मोटे टूटने के बाद ले सकते हो, तो कच्ची छोटी मोटी खेतीबाड़ी, वानिकी, मनोरंजन ही कर सकते हो। तो यहाँ मानव हस्तक्षेप होता है, मानव यहाँ समाकलित भाग होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ये आपका होता है ट्रांजिशन जोन ओनली, संक्रमण क्षेत्र। बात को समझ रहे हैं। तो ये दोनों की, वहां जहां स्थानीय लोगों की और सरकार की दोनों की भागीदारी इसके अंदर होती है, और ये बहुत बड़े प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नंदा देवी और कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व आपके सामने हैं। यस बेटा, तो ये सारे आपके होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर, मैंने आपको समझा दिए बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर बेटा, ये पूरा आपका एरिया। तो सारे क्वेश्चंस आपके इससे हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात अपन करते हैं आपके सामने, वो क्या है बेटा, तो इनको बहुत अच्छे से आप मॉड्यूल से, एनसीईआरटी से बढ़िया लेवल पे आप पढ़ें। फिर देखो बेटा, अपन यहां बात करें जो नेशनल पार्क होते हैं, मैं आपको बता दूं, दूसरी आपकी जो कैटेगरी जिसमें आपको प्रोटेक्टेड एरिया में बताऊं कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान,
राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं वहां मानव समाकलित भाग नहीं होता उनका, वहां पूरा किसी संस्था या गवर्नमेंट बॉडी का कंट्रोल होता है नेशनल पार्क में या राष्ट्रीय उद्यान में। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि देखो पूरे विश्व में 581 और अपने इंडिया में 90 से ज्यादा, अब तो 104 हैं राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में 90 नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, वर्तमान में 104। ये बेटा आईयूसीएन संस्था जो होती है, जो सबसे बड़ी संरक्षण संस्था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन के महत्वपूर्ण यानी कैटेगरी सेकंड में उसमें अपन लेते हैं। कैटेगरी सेकंड यहां फर्स्ट में समझना, वहां बताया गया कि आईयूसीएन की कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क। तो ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान बनाकर संरक्षित की गई जातियों को, आपको पता है बेटा भारत यानी पूरे विश्व का प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। बात को समझे, यानी आप जानते हो कि ये आपके येलोस्टोन नेशनल पार्क, यस, और भारत का प्रथम नेशनल पार्क पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ये जो उत्तरांचल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यस बेटा, जो टाइगर्स के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप जानते बेटा कि नेशनल पार्क में मानव समाकलित भाग नहीं होता, आईयूसीएन कैटेगरी सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां आप जानते हैं कि हर लेवल पे आप जानते हो कि जैव विविधता का संरक्षण कराया जाता है और दुर्बल जातियों की भी वहां पर रखा जाता है, जो आपके नेशनल पार्क हैं। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की जो लिस्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं। यस बेटा, तो जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं और वहां किस महत्वपूर्ण जंतु के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ नाम मैं आप बता रहा हूं। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, एक आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, यहां बताता हूं मैं एग्जाम्पल, है ना, और किस जंतु के लिए वो महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात। वैसे तो वहां सभी स्तरों का संरक्षण होगा कि इंस्टीट्यूट है ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात, गिर नेशनल पार्क। ये बेटा जाने जाते हैं एशियाटिक लॉयन के लिए, एशियाई शेरों के लिए। यस, आप जानते हो गिर नेशनल पार्क। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं आपके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एकल सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एकल सींग वाले
गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी वन हॉर्न्ड राइनो सिरोस, जो आपका गेंडा होता है ना। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है बेटा जानते हो जोरहट आसाम में है, जोरहट आसाम में। थर्ड जैसे कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये बाघ टाइगर के लिए मेन है कान्हा नेशनल पार्क। यस बेटा, जो बाघ चीता है और भी है लेकिन बाघ के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर आप देखिएगा जैसे मैं आपको बता दूं डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, जैसलमेर में। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, जानते हो एक सबसे बड़ा पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो विशालकाय पक्षी है उसका मांस खाने के लिए वो संकटग्रस्त है बेटा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या चिंकारा के लिए डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क। या मैं आपको बता दूं जैसे डांचीगम नेशनल पार्क, डांचीगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जो वहां पर कस्तूरी मर्ग होता है ना, कश्मीर स्टेग कस्तूरी मर्ग हिरण, उसके लिए वो अपना बात रहे डांचीगम नेशनल पार्क जो आपका है। यस बेटा, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं देखो जैसे मैं आपको और जिम कॉर्बेट आपका हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया उत्तर प्रदेश वो मध्य प्रदेश में, और सिंपलीफाल भी बहुत सारे आपके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेटा आप जानते हो कि विशालकाय पक्षी है और मांस के लिए वो संकटग्रस्त है। यस, गिर काजीरंगा, कान्हा, डेजर्ट, डांचीगम। और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊं जैसे जो आपके नेशनल पार्क हैं सरिस्का, ये प्रोजेक्ट टाइगर आजकल अलवर राजस्थान में हो गया, और ये अपन बात रहा कि बांदीपुर हो गया मैसूर में कर्नाटक में। यस बेटा, और आपको पता है बेटा कि बांदीपुर जो कर्नाटका में हो गया। यस, तो ये कई सारे मैंने आपको यहाँ पर नेशनल पार्क बता दिए और भी आप कई सारे नेशनल पार्क पढ़े बेटा। यस, और उनके कोई एक एक जंतु की जो विशेषताएं होती है क्लियर है। इसके बाद देखो आपको पता है कि इंडिया के अंदर 448 अब तो 450 ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए स्वस्थानी संरक्षण के लिए। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो आप जानते हैं कि ये घना पक्षी विहार राजस्थान में भरतपुर के अंदर है ना, ये आपके अपन बात रहा कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो इसके बाद जो स्वस्थानी संरक्षण की तकनीकी आएगी, तो अगला आपको जो मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ जो बेटा सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य आप जानते हैं कि भारत में 450 से अधिक ये बनाए गए हैं, अधिक हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभ्यारण्य, और उनमें से कई तो नेशनल पार्क में अब कन्वर्ट हो चुके हैं। यस बेटा, तो ये सारे आपके हो गए। इसके बाद मैंने आपको यहाँ जो स्वस्थानी तकनीकी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रूव्स। पवित्र उपवन क्या होते हैं? यस बेटा,
तो ध्यान दीजिएगा कि जो पवित्र उपवन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदिवासी या जनजातियों के द्वारा सुरक्षित क्षेत्र, जहां लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वन्य जीवों की और उन वनों की। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदिवासियों या जनजातियों, जो ट्राइब्स होती हैं, द्वारा सुरक्षित क्षेत्र, ये आपके होते हैं बेटा पवित्र उपवन। सैक्रेड ग्रूव्स आपके हो गए, सैक्रेड ग्रूव्स। तो आप ध्यान दीजिए बेटा कि जो पवित्र उपवन है, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं कि वहां जो जनजातियां रहती है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदिवासी और जनजातियों के द्वारा सुरक्षित क्षेत्र। और यहां आप जानते हैं कि संरक्षण की सुरक्षा के लिए पारंपरिक नीति अपनाई जाती है कि वहां के लोगों को धार्मिक पवित्रता प्रदान किए जाने के लिए सुरक्षित हैं। और ये जो पवित्र उपवन है बहुत ज्यादा घने हैं, निर्गुण है, क्योंकि वहां के लोग किसी भी रूप में उनको नष्ट नहीं होने देते। अपनी जान चली जाए उनको नष्ट नहीं होने देंगे, तो उनको आप कहते हो पवित्र उपवन। तो आप जानते हैं कि ये सघन वन है, यस बेटा। और यहां मानव का वैसे कोई प्रभाव नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो ये क्षेत्र होते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि संकटग्रस्त जीवों के लिए अंतिम शरणास्थली है कई। तो जैसे आप जानते हो ये कई सारे एरिया हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेघालय के अंदर, मेघालय में खासी व जयंतिया हिल्स, खासी व जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में हैं। इसके अलावा आपको मैं और बता दूं कि बेटा अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में, कई सारे अरावली की पहाड़ियों में जो सघन वन है वहां जनजातियां रहती हैं। और वेस्टर्न घाट कर्नाटका महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट कर्नाटका और महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट की बात हो जाती है। ऐसे ही अपन और बात करेंगे, जैसे चंदा, बस्तर, सरगुजा एमपी में। तो ये कुछ ऐसे वन है जहां जनजातीय संरक्षण है बेटा। वहां के आदिवासी लोग वहां के पेड़ पौधों के वन्य जीवों की पूजा अर्चना करते हैं। और ये सुरक्षित क्षेत्र निर्गुण वन है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। कुछ तो आप जानते हैं मेघालय के वन तो कई सदियों के लिए अंतिम शरणास्थली है ना बेटा, आप जानते हैं। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में ये वेस्टर्न घाट, सिक्किम की केचियो पालेरी झील को भी पवित्र मानी जाती है भाई। सिक्किम की केचियो पालेरी झील, सिक्किम की केचियो पालेरी झील को भी पवित्र माना जाता है। इनमें कुछ आप कहते हैं साइलेंट वैली, बहुत साइलेंट वैली जहां झिंगूर की आवाज में नहीं आती है, उनको आप कहते हो साइलेंट वैलीज। यस बेटा। तो ये सारे आपके हो गए इन सिटू संरक्षण के तरीके। यस बेटा। और ये अपन बात बेटा कि अब अपन बात करेंगे एक्स सिटी कंजर्वेशन ऑफ साइट कि बाह्यस्थानीय संरक्षण क्या होता है, समझ रहे हो। तो देखिए कि बाह्यस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। यानी जो दूसरी तकनीकी है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। और फिर कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फिर जो आपके संरक्षण की कई वर्ष या संस्थाएं आपकी बनी। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्स सिटी कंजर्वेशन यानी ऑफ साइट,
ऑफसाइट भाई बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बेटा देखो एक्सिटिव कंजर्वेशन में बाह्य स्थानीय संरक्षण में अपन क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जीवों को इनके प्राकृतिक आवासों के बाहर सुरक्षित किया जाता है, मानव की देखरेख में रखा जाएगा। तो ज्यादातर अपन किनका करेंगे, नॉर्मल का करेंगे नहीं, संकटग्रस्त का करेंगे। तो आप क्या कहोगे कि इनके अंतर्गत सजीवों को इनके प्राकृतिक आवासों के बाहर मानव की देखरेख में सुरक्षित किया जाता है। यानी किसी विशेष जीव पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे अगर एक टाइगर को संरक्षण करना तो उस टाइगर को वहां जंगल से निकाल लेंगे, तो केवल टाइगर को संरक्षण देंगे, मानव की देखरेख में सुरक्षित किया जाता है। यस बेटा। और आप जानते हैं कि ये विधि वैसे लाभ वाली नहीं है, ये विधि तो उनके लिए लाभप्रद है जो या तो बहुत दुर्लभ हैं, रेयर हैं, या फिर संकटग्रस्त हैं। यस बेटा। तो आप कहोगे कि यह विधि उन जीवों के लिए ही लाभप्रद हैं जो अत्यधिक संकटग्रस्त हैं, एंडेंजर्ड हैं। संकटग्रस्त हैं या मतलब बहुत ही दुर्लभ हैं, यानी बेटा जिनकी संख्या कम है, संख्या अत्यंत कम है। तो उन्हीं को मानव की देखभाल में, मानव की देखरेख में विशेष एरिया पे उनको ले जाकर उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो वो आप जानते हैं कि एक्सिटिव कंजर्वेशन है। इसमें कई तो मतलब पर्यटन के हिसाब से बेनिफिट कमाने के भी इन जीवों को वहां से निकालकर मानव देखभाल में रखा जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। यस। तो आप जानते हैं कि आपका एक्सिटिव कंजर्वेशन हो गया, तो संकटग्रस्त जातियों का या फिर जो अत्यधिक संख्या में कम, उन्हीं का किया जाता है, उन्हीं के लिए लाभप्रद है। यस बेटा, आप समझ रहे हैं। इसमें कई सारी आपकी तकनीकें आती है, जैसे आप जानते हो कि कई सारे जूलॉजिकल पार्क, जंतु उद्यान, जानते हो चिड़ियाघर स्थापित किए गए हैं। जंतु उद्यान या अपन कहें कि चिड़ियाघर, जू, तो ये आप जानते हो कि एक्सिटिव का, ये आपको पढ़ाया था डायवर्सिटी में भी या पहले भी। तो इसके अलावा देखो बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन में तुम जानते हो पादपों को दूर दूर से लाकर सुरक्षित किया जाता है। तो ये वानस्पतिक उद्यान, ये ध्यान रखना बेटा, अभ्यारण्य हमेशा इंस्टीट्यूट है, ये जंतु उद्यान या वानस्पतिक उद्यान, जूलॉजिकल पार्क या बोटनिकल गार्डन। या ध्यान से सुनना, वाइल्ड लाइफ कुछ जगह घुमाने के लिए सफारी पार्क होती है, कुछ देशों में सफारी पार्क। तो ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो जाए ना, वन्य जीव सफारी पार्क आ जाए, तो आप समझ लेना कि सफारीज ये भी एक्सिटिव कंजर्वेशन है ना। जैसे घूमने जाओगे तो कुछ ऐसे बना देते हैं एरिया और वहां मानव की देखभाल में उनको रखा जाता है। बात की समझे नहीं समझे। तो आप जानते हैं कि सफारीज पार्क हो जाते हैं। इसके अलावा जो एडवांस एक्सिटिव है, एडवांस एक्सिटिव में जो आप जानते हो कि जनन द्रव्य को या जीव द्रव्य को कई सालों तक सुरक्षित रखा जाए, तो एडवांस एक्सिटिव कंजर्वेशन है। होम गार्डन में या फिर अपन बात रहा कि जानते हो जैसे टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर है। या फिर मैं आपको बताऊं जो एक तकनीक आती है क्रायोफ्रिजरेशन, जो एक एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप जानते हो कि -196 पर गैमेट का, पोलन का, सीड का क्रायोफ्रिजरेशन जो बैंक होते हैं, है ना, पराग बैंक, है ना, कोई भी जैसे शुक्राणु बैंक, वीर्य बैंक, जो भी हैं, है ना। तो आप क्या कहोगे कि जर्म प्लाज्म का या जनन द्रव्य का, मतलब जैसे मैं आपको कहूं कि सीड हैं या गैमेट्स हैं या पोलन हैं, गैमेट्स का, सीड का या पोलन ग्रेन, या
जंतुओं में स्पर्म को एडवांस एक्सिट्यू -196 पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षण, -196 पर इन लिक्विड नाइट्रोजन इतने न्यून ताप पर बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक संरक्षित किया जाता है। इसको आप क्या बोलते हो? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ये तकनीकी आपकी होती है। बात को समझें तो लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है, चाहे सीड बैंक हो, चाहे पोलन बैंक हो, और कई सारे आपके हो, या टिश्यू कल्चर सूक्ष्म प्रवर्धन, ये भी, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो जो टेस्ट ट्यूब होता है, इन विट्रो तकनीकी, परखनली में कोई भी संरक्षण किया जाए तो इन विट्रो तकनीकी भी इसी में आती है, एक्सिट्यू कंजर्वेशन के अंदर। समझ गए? अब कुछ बेटा और आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खैर वो मैं इससे रिलेटेड और करवा दूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इश्यू। लेकिन आप इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से क्लियर कर लें, जो भी आपका नेक्स्ट संडे पे जो भी संडे आए उसमें आप पूरा इसको क्लियर कर लें। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच।